मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है और इसमें मध्य लोक का वर्णन हमने कल से शुरू किया है। आवाज आ रही है आप लोगों को? म्यूट कर दें। सकती हूँ बोलना? नहीं, आज हम बाद में बोलेंगे। सूत्र रिकॉर्डिंग चालू कर देना, क्रॉस हो गई थी। आज हम सूत्र बाद में बोलेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में सूत्र बोलेंगे। देखिए, मध्यलोक की चर्चा हमने मार्कर भी दे देना। मध्यलोक की चर्चा कल हमने शुरू की थी और मध्यलोक एक राजू लंबा और एक राजू चौड़ी जो त्रस नाली है, उस त्रस नाली में बीचों बीच यानी पूरा 14 राजू ऊंचा लोक है। उस 14 राजू ऊंचे लोक में 7 राजू ऊपर और 7 राजू नीचे। तो 7 राजू ऊपर है वो ऊर्ध्वलोक है, 7 राजू नीचे है वो अधोलोक है। फिर मध्यलोक में तो कुछ बचा ही नहीं, तो वो बीच का समझ लीजिए जो 7-7 राजू है, ये त्रस नाली है और ये बीच की जो जगह है, ये बीच की जगह ही मध्यलोक है। ये ऐसी त्रस नाली है, इसमें ऊपर वाला ऊर्ध्वलोक, नीचे वाला अधोलोक और बीच का जो स्थान है वो मध्यलोक है। तो मध्यलोक की हमने ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई देख ली 7 राजू, अधोलोक की भी देख ली है गहराई वो 7 राजू। तो मध्यलोक कितना है कि मध्यलोक है एक्चुअल में जितना सुमेरु पर्वत है। कल हमने देखा था मेरु नाभिर्वत्तो, इस लोक के बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत है, सुमेरु नाम का, मेरु नाम का पर्वत है। और वो मेरु पर्वत जितना ऊंचा है, जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा या उतना ही ऊंचा मध्यलोक है। इसके अलावा मध्यलोक क्योंकि ऊंचाई में ऐसा फैला हुआ नहीं है, अथवा एक के नीचे एक हो अथवा एक के ऊपर एक हो, इस तरह मध्यलोक में कोई रचनाएं नहीं है। मध्यलोक में सारी रचनाएं इस तरह से तिरछी हैं। तो मध्यलोक तिर्यक रूप में फैला हुआ है और वो मध्यलोक जितना सुमेरु पर्वत है, तो ये सुमेरु पर्वत कितना है, ये 1,40,000 योजन, 1,40,000 योजन हाइट वाला ये सुमेरु पर्वत है। उसकी 1,000 योजन की तो उसकी नींव है, जो हमारी पहली चित्रा पृथ्वी थी। चित्रा पृथ्वी का नाम याद है आप लोगों को, जो हमने अधोलोक के वर्णन में देखी थी। रत्न प्रभा पृथ्वी की जो फर्स्ट लेयर थी, सबसे ऊपरी लेयर, उसका नाम था चित्रा पृथ्वी। उस चित्रा पृथ्वी में 1,000 योजन की वो चित्रा पृथ्वी है। उस चित्रा पृथ्वी में नीचे 1,000 योजन और उस चित्रा पृथ्वी के ऊपर 99,000 योजन, इस तरह से 1,00,000 योजन और 40 योजन की उसकी चूली का उसका टॉप। तो ऐसे टोटल ये हो जाता है सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का, और इतना ही ऊंचा मध्यलोक है। सुमेरु पर्वत की जड़ से अथवा नींव से लेकर सुमेरु पर्वत की चोटी
जितना, इतनी मध्यलोक की ऊंचाई है अथवा मोटाई है, जो कहना चाहें, मध्यलोक की ऊंचाई इतनी है। और विस्तार कितना है कि एक राजू ऐसा त्रसनाली, क्योंकि एक राजू चौड़ी है और एक राजू ही लंबी है, तो एक राजू लंबी चौड़ी त्रसनाली में एक राजू लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देखें तो सुमेरु पर्वत के बराबर, यानी 1,40,000 योजन, ये इतनी मध्यलोक की ऊंचाई है। तो ऊर्ध्वलोक का जो 7 राजू है, उस ऊर्ध्वलोक के 7 राजू में से इतना सा ये 1,40,000 योजन कम कर दें, तो वो राजू के आगे ये 1,40,000 योजन कुछ गिनती का ही नहीं है। जैसे 1 करोड़ रुपए में 10 रुपए, किसी को हमको देने हो या लेने हो 1 करोड़ 10 रुपए, तो वो 10 रुपए क्या गिनती के ही नहीं है, वो 1 करोड़ ही है। वो देने वाला भी नहीं देता, लेने वाला भी नहीं लेता। ऐसे ही 7 राजू के आगे ये 1,40,000 योजन कोई बहुत माइनर सी चीज है, कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि ऊर्ध्वलोक भी 7 राजू का है, अधोलोक भी 7 राजू का है। पर ऊर्ध्वलोक के 7 राजू में से ही ये सुमेरु पर्वत की जितनी ऊंचाई है, उतनी ऊंचाई जितना ये मध्यलोक की ऊंचाई है। मध्यलोक में क्या क्या है, तो मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र मध्यलोक में बताए गए हैं। और उसमें सबसे पहला जो द्वीप है, सबसे पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। सबसे पहला बीच में जम्बू द्वीप है, और वो जम्बू द्वीप किस आकार का है, जम्बू द्वीप थाली के आकार का है। जैसा थाली है उसमें सरफेस होती है, उस तरह के आकार वाला वो जम्बू द्वीप है। और उसको घेरे हुए फिर एक समुद्र है, उस समुद्र का नाम है लवण समुद्र। कुछ नाम आपको याद करने हैं। जम्बू द्वीप, तो जो अपना अभी एक क्वेश्चन जो अभी विश्व है अपना पृथ्वी जो बताते हैं, उसमें मध्य क्षेत्र तो है ही अपना हिंदुस्तान को आता है, तो और जगह की तो इसी पृथ्वी पर ही होनी चाहिए ना, मतलब यही फैली है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं वर्षा, अभी आप लोग थोड़े देर आप प्रश्नों को थोड़े देर या 1-2 दिन अभी रखिए, धीरे धीरे आएंगी बातें। अब वो जो बाद में आने वाली बातें आप प्रश्न अभी पूछ लेते हैं, मैं मना ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब वो क्योंकि फिर अब जवाब नहीं दो तो भी ऐसा लगता है आपको जिज्ञासा उठ गई है, और जवाब देते हैं तो वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो चीजें अभी हम क्रम से पढ़ रहे हैं। वो बात भी आएगी, हमारा विश्व कहाँ है और अभी ये सब क्यों दिखाई नहीं देते हैं, सारी बातें हम करेंगे। पर वो एक साथ एक दिन में सारी बातें नहीं आ पाती हैं, बहुत ज्यादा फास्ट हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम स्लो स्लो पढ़ रहे हैं, इसलिए आएगा, उसका भी जवाब आ जाएगा। तो यहाँ मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। असंख्यात का मतलब कितने हैं कि जो हमारी संख्या में हम उसको बता नहीं सकते, इतने सारे द्वीप और समुद्र हैं। और कैसे हैं कि सबसे पहले बीचों बीच एक द्वीप है, उसको घेरे हुए एक समुद्र है, फिर उसको घेरे हुए वापस से एक द्वीप है, फिर उसको घेर के एक समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है। ऐसे करते 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 पूरा 1 राजू बाय 1 राजू का जो मध्यलोक का विस्तार है, वहां उस 1 राजू बाय 1 राजू में ऐसे द्वीप और समुद्र, असंख्यात द्वीप और समुद्र इसमें हैं। तो सबसे पहला जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप है, और वो जम्बू द्वीप है 1,00,000 योजन विस्तार वाला। विस्तार का मतलब है कि उसका जो फैलाव है, उसका जो व्यास है, अथवा कहें उसका जो डायमीटर है, वो 1,00,000 योजन है। जैसे हम लोग चूड़ी लेते हैं ना, चूड़ियां खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, 2-4 साइज की होती है, 2-5 साइज की होती है, 2-6 साइज की होती है, 2 दुआना 2 छियाना 2, इस तरह से बोलते हैं। तो वो क्या है, हाँ, 2 चाराना 2 छियाना, तो वो क्या है, वो उसका वो बीच का जो वो पूरा उसका क्षेत्रफल नहीं है, पूरा एरिया नहीं है, वो केवल उसकी जो डायमीटर है उसके आधार पर वो 2 दुआना की 2 चवन्नी, इस तरह से जो बोलते हैं। ऐसे ही ये जो जम्बू द्वीप है, ये जम्बू द्वीप का डायमीटर यानी एक सिरे से दूसरे सिरे की जो दूरी है वो है 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन का ये जम्बू द्वीप पूरा है। और इस जम्बू द्वीप में बहुत सारी रचनाएं हैं। हम कहाँ रहते हैं, हम भी इस जम्बू द्वीप में ही रहते हैं। तो जहाँ हम रहते हैं उसका थोड़ा बहुत नक्शा हमको पता होना ही चाहिए। जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं तो भारत में हम लोग रहते हैं,
एक तो विश्व का नक्शा सिखाते हैं और फिर एक भारत का नक्शा सिखाते हैं। तो ऐसे ही एक तो हमने विश्व का नक्शा देखा सामान्य रूप से। अब एक जहां हम रहते हैं जिस द्वीप में, उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। तो उस जम्बू द्वीप का नक्शा, उसका रचना किस प्रकार की है, वो थोड़ी सी हमको यहाँ पर देखनी है। देखिए यहाँ अभी ये अपन अपने जो बुक के हिसाब से अपन चलते हैं। तो पहले अपन ये एक पेज है, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ नाम दिए हैं, कल अपन ने पूरा नहीं पढ़ा था। तत्वार्थ मणि प्रदीप में पेज नंबर 149, 148। यहाँ पर हमें शुरू के 13 द्वीप और 13 समुद्रों के नाम बताए हैं। हाँ बोल, हाँ स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है। दिख रही है आप लोगों को? दिखाई दे रही है क्या आप लोगों को? नहीं दिखाई दे रही। एक मिनट। प्रीति या ज्योति जी आप कर सकते हैं? ये हो नहीं रही है मुझसे। हाँ मैं कर देती हूँ। वो मेरे मोबाइल पे नहीं है पीडीएफ, मोबाइल पे सुन रही है। एक मिनट मैं करती हूँ, शायद अब हो जाएगी। अब हुई? नहीं हुई, अब हो गई, स्टार्ट हो रही है। हाँ ये थोड़ा हैंग सा हो रहा है, पता नहीं, चल नहीं पा रहा। अब आ गई ना? नहीं, किसी को हो गया, आ जाएगी, आ गई। हाँ वो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसलिए नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन पेज सही नहीं है। हाँ देखिए आ गया है स्क्रीन पे। नहीं अभी नहीं है, दूसरा अध्याय आया। आ जाएगा। एक मेरे स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोगों की शायद थोड़ा स्लो चल रहा है वो मेरा, इसलिए। अब दिखाई दिया? आ गया। देखिए नीचे से पढ़ते हैं। तात्पर्य यह है कि ये द्वीप और समुद्र ग्राम और नगरों के समान नहीं बने, बल्कि सबसे बीच में 1 लाख योजन के विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। उसे चारों ओर से घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला लवण समुद्र है। यहाँ विस्तार का अर्थ समझ लेना है कि वो डायमीटर की बात यहाँ कर रहे हैं। उस लवण समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला धातकी खंड द्वीप है। 149 पेज पे। उस धातकी खंड द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला कालोदधी नाम का समुद्र है। उस कालोदधी समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला पुष्करवर द्वीप है। उस पुष्करवर द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला पुष्करवर समुद्र है। देखिए यहाँ शुरू के जो 3 या 2 द्वीप हैं, उनमें द्वीप और समुद्रों के नाम में डिफरेंस है। आगे के जितने भी द्वीप हैं, जो द्वीप का नाम है वही समुद्र का नाम है। तो यदि हम द्वीपों के नाम याद कर लेंगे तो समुद्र के नाम अपने आप ही याद हो जाएंगे। यहाँ हमको 13 द्वीपों के, जो शुरू के 13 द्वीप हैं, उनके नाम यहाँ दिए हैं। और दूसरे ग्रंथों में लास्ट के 13 द्वीपों के भी नाम मिलते हैं। इसके अलावा असंख्यात द्वीप समुद्रों के नाम, वो असंख्यात ही हैं, तो उनके नाम मिलते भी नहीं है, बताए भी नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहला जम्बू द्वीप, ये कुछ 5-6 द्वीपों के तो ये नाम हमको याद करने ही करने हैं। सबसे पहला है जम्बू द्वीप, उसके चारों तरफ है लवण समुद्र। फिर उसके बाद में है धातकी खंड द्वीप, ध से धनुष है, कुछ लोग घातकी बोलते हैं, घ नहीं है, ध धनुष वाला है। धातकी खंड द्वीप।
और उस धातकी खंड द्वीप को घेरे हुए है कालोदधी नाम का समुद्र। 4 हो गए, 2 द्वीप 2 समुद्र। फिर उसके बाद में तीसरा द्वीप है पुष्करवड़ द्वीप, और उसके चारों समुद्र जो समुद्र है उसका नाम है पुष्करवड़ समुद्र। देखिए आगे, उस पुष्करवड़ समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला वारुणीवड़ द्वीप है। उस वारुणीवड़ द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला वारुणीवड़ समुद्र है। उस वारुणीवड़ समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला शीरवड़ द्वीप है, और उस शीरवड़ द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला शीरवड़ समुद्र है। उस शीरवड़ समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला घृतवड़ द्वीप है, और उस घृतवड़ द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला घृतवड़ समुद्र है। घृतवड़ समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला इक्षुवड़ द्वीप है। उस इक्षुवड़ द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला इक्षुवड़ समुद्र है। इसको हॉटस्पॉट से चला दे, बहुत नेट की दिक्कत हो रही है। इक्षुवड़ समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला नंदीश्वर द्वीप है, और नंदीश्वर द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला नंदीश्वर समुद्र है। नंदीश्वर समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला अरुणवड़ द्वीप है। अरुणवड़ द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला अरुणवड़ समुद्र है। अरुणवड़ समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला अरुणाभास द्वीप है, और उस अरुणाभास द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला अरुणाभास समुद्र है। अरुणाभास समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला कुंडलवड़ द्वीप है, और कुंडलवड़ द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला कुंडलवड़ समुद्र है। उस कुंडलवड़ समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला शंखवड़ द्वीप है। देखिए इन द्वीपों के नंबर, यहाँ इसमें नंबर नहीं डाले, यदि हम नंबर डालेंगे तो नंदीश्वर द्वीप जो पीछे आया था, नंदीश्वर द्वीप है 8। चेंज करना होगा आपको। हाँ पेज चेंज कर दिया मैंने, कर दिया, आ जाएगा। वो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो आप लोगों तक धीरे पहुंच रहा है। जो नंदीश्वर द्वीप आया था वो नंदीश्वर द्वीप है 8वें नंबर का द्वीप। हम लोगों ने नाम सुना होगा, अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर द्वीप की पूजन करते हैं, तो ये 8वें नंबर का द्वीप है नंदीश्वर। इसके बाद में 9 नंबर का था अरुणवड़, 10 नंबर का अरुणाभास, और 11 नंबर का द्वीप है कुंडलवड़। हमको 3 द्वीप और 3 समुद्रों के तो नाम याद करने ही करने हैं, 3 नहीं 5 तक के याद करने हैं। उसके बाद में 8वें का याद करना है, उसके बाद में 11वें का, और उसके बाद में 13वें का। ये तो मेरी तरफ से करने ही है आपको, और बाकी आप पूरे 13 के करें तो अच्छी बात है। 5 द्वीपों के नाम याद हो जाएंगे, 2.5 ये 3 तो याद अपने को है ही। और 5वां द्वीप का नाम भी क्योंकि वो फेमस है, क्षीर समुद्र का नाम आपने सुना होगा। भगवान के अभिषेक का जल, जब बाल तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, तो उनके अभिषेक का, वहाँ पांडुशिला पे अभिषेक होता है, तो उनके अभिषेक का जल कहाँ से आता है? उनके अभिषेक का जल क्षीर सागर से आता है। तो ये क्षीर सागर, यही 5वें नंबर का जो समुद्र है, क्षीरवड़ समुद्र, वही ये क्षीर सागर है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो भी अभी हम आगे देखेंगे। इसी तरह से 8वां बता दिया आपको, नंदीश्वर द्वीप, जब अष्टानिका में पूजन आदि करते हैं। और कुंडलवड़ द्वीप जो 11 नंबर का है, वो भी विशेष है क्योंकि वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय हैं। हम ये सारी रचनाएं पढ़कर, ये मध्य लोक में अकृत्रिम चैत्यालय हैं। अकृत्रिम का अर्थ कि जो अनादि काल से अपने आप बने हुए हैं, किसी ने उनको बनाया नहीं है, अनंत काल तक बने रहेंगे। ऐसे जिनालय, अनंत भगवान के मंदिर जहाँ अनंत भगवान की प्रतिमाएं हैं, ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय इन द्वीपों में हैं। वो सारे जगह अपन सब देखेंगे, अभी केवल हम नाम पढ़ रहे हैं। 11वें के बाद में 12वां है ये शंखवड़ द्वीप, और शंखवड़ द्वीप को घेरे हुए है उससे दूने विस्तार वाला शंखवड़ समुद्र। अब 13वें नंबर का है शंखवड़ समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला रुचकवड़ द्वीप, और रुचकवड़ द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला है रुचकवड़ समुद्र। ये 13 द्वीप, कुछ लोग जो पूजन विधान आदि करते होंगे उन्होंने नाम सुना होगा, एक 13 द्वीप विधान होता है। उसका दूसरा नाम इंद्रध्वज मंडल विधान, इंद्रध्वज विधान का नाम सुना होगा।
इंद्रध्वज विधान में इन 13 द्वीपों में जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनकी पूजन की जाती है। तो 13वां द्वीप कौन सा है? 13वां ये रुचकवर नाम का जो द्वीप है वो 13वां द्वीप है। हमारे ये जो शुरू के 3 द्वीप हैं, उन 3 द्वीपों में से 2.5 द्वीप में तो अकृत्रिम चैत्यालय हैं ही हैं। इसके अलावा 8वें नंदीश्वर द्वीप में और 11वें कुंडलवर द्वीप में और 13वें रुचकवर द्वीप में यहाँ पर भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उन सब की संख्या और थोड़ी बहुत रचना हम देखेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले अभी हम जम्बू द्वीप की रचना समझेंगे। देखिए इस प्रकार आगे पढ़ रहे हैं। इस प्रकार ये 13 द्वीप और 13 समुद्र हैं। इसी प्रकार आगे आगे जिस नाम का द्वीप है, किसी के घर से आवाजें आ रही हैं, अपना चेक कर लें, म्यूट कर लें आवाज अपनी। आगे आगे जिस नाम का द्वीप है उसी नाम का उससे दूने विस्तार वाला समुद्र है। इसी प्रकार पीछे वाले को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाले असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। सबसे अंत में स्वयंभू रमण द्वीप एवं स्वयंभू रमण समुद्र है। अब ये एक को घेरे हुए दूसरा, दूसरे घेरे हुए तीसरा, ऐसे करते करते असंख्यात हो गए। तो जो सबसे लास्ट वाला द्वीप है उस लास्ट वाले द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप, और उसके चारों तरफ जो समुद्र है उस समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। ये अंत में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र है। 8वें नंदीश्वर द्वीप में 52 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, जिनकी वंदना करने अष्टाहिका पर्व में देवगण जाते हैं। इसके अतिरिक्त 11वें कुंडलवर द्वीप में तथा 13वें रुचकवर द्वीप में भी 4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। इन सभी की पूजन हम सब 13 द्वीप विधान अथवा इंद्रध्वज विधान में करते हैं। और भी कई विधान होते हैं, अभी हम ये सब रचना समझेंगे, और रचना समझने के बाद जब पूजन आदि में विधान में भी ये दीपों के और इस तरह के नाम आएंगे तो आपको विशेष आनंद भी आएगा, समझ में भी आएगा कि किस तरह से यहाँ अकृत्रिम चैत्यालय आदि हैं। चौथे से 7वें यानी चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें, 9वें, 10वें एवं 12वें द्वीपों में अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है। चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 9वें, 10वें और 12वें द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है। 5वें क्षीर समुद्र, क्षीर सागर का जल निर्जंतुक एवं दूध के समान सफेद और निर्मल होता है। 5वां जो समुद्र बताया उसका नाम था क्षीरवर समुद्र, उसको शॉर्ट में हम क्षीर समुद्र अथवा क्षीर सागर कहते हैं। उसका जो जल है वो निर्जंतुक यानी उस जल में किसी भी प्रकार के, देखिए ये जितने भी ये 3 द्वीप बताए, एक 2.5 द्वीप अपने यहाँ कहते हैं। देखिए ये जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप, उसके बाद में लवण समुद्र। वापस मैं पिछले पेज पे आ गई हूँ 148 पे। जम्बू द्वीप, उसके बाद में लवण समुद्र। का म्यूट करा दीजिए। अरे मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ना, तो फिर मैं ये मेरी वो पार्टिसिपेंट्स मुझे दिखते नहीं है सारे। मैं हाँ, और कौन है वो अपने आप कर ले म्यूट। सुधा जी आप भी कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। तो सबसे पहला जो जम्बू द्वीप है, इसके बाद में दूसरा है लवण समुद्र, इसके बाद में धातकी खंड द्वीप, इसके बाद में है कालोदधी समुद्र। ये 2 द्वीप और 2 समुद्र, ठीक है। इसके बाद में जो ये पुष्करवर द्वीप है, तीसरा द्वीप, द्वीपों में नंबर देखेंगे तो इसका नंबर आ गया है 3रा। जो ये 3रा द्वीप है, इस तीसरे द्वीप के बीच में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है मानुषोत्तर पर्वत, और उस पर्वत के कारण ये द्वीप 2 भागों में बट गया। ये जो पूरा द्वीप है, देखिए हाँ, बोर्ड आप लोग अपना स्क्रीन देख लीजिएगा, बोर्ड पे मैं बना के आपको बता रही हूँ। ये जम्बू द्वीप है, इसके चारों तरफ लवण समुद्र है, फिर इसके चारों तरफ धातकी खंड द्वीप है, फिर कालोदधी समुद्र है। ये
देखिए अब ये सबसे पहला जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धात्की खंड द्वीप, फिर कालोदरी समुद्र। अब इसके बाद में है एक द्वीप, उसका नाम है पुष्करवर द्वीप। ये तीसरे नंबर का द्वीप है। इस पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच इसी तरह से एक गोलाकार, इस द्वीप को दो भागों में इस तरह से गोलाकार ही दो भागों में बांटने वाला एक पर्वत है। ये हम पर्वत की जैसे यहाँ डिजाइन बना देते हैं। ये एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम है मानुषोत्तर पर्वत। इस मानुषोत्तर पर्वत के कारण अब ये द्वीप तो पूरा यहाँ से यहाँ तक एक था, लेकिन ये बीच में ये पर्वत आ गया, इसके कारण ये द्वीप दो भागों में बट गया। इधर का पार्ट मानुषोत्तर पर्वत के बाहर का हिस्सा और मानुषोत्तर पर्वत के अंदर का हिस्सा। तो इस तरह से ये जो मानुषोत्तर पर्वत है, यहाँ तक मनुष्य पाए जाते हैं। यानी जम्बू द्वीप में पाए जाएंगे, लवण समुद्र में पाए जाएंगे, धात्की खंड द्वीप में पाए जाएंगे, कालोदरी समुद्र में पाए जाएंगे, और ये जो पुष्कर द्वीप है ये आधा, इस आधे पुष्कर द्वीप में। इस प्रकार अगर द्वीपों में हम देखें, द्वीपों की संख्या, तो एक जम्बू द्वीप, दूसरा धात्की खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप। एक जम्बू द्वीप, फिर एक धात्की खंड द्वीप और आधा है पुष्कर द्वीप। तो ये हो गए 2.5 द्वीप। इन सबको मिला के बोलते हैं 2.5 द्वीप। नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो लोग भी पूजन आदि करते हैं अथवा पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो ये 2.5 द्वीप का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जम्बू द्वीप, धात्की खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप, इन तीनों को यानी इन 2.5 को मिलाकर कहते हैं 2.5 द्वीप। और ये 2.5 द्वीप तक मनुष्यों का गमन होता है या मनुष्यों की उत्पत्ति इन 2.5 द्वीप में होती है। इसके आगे ये जो मानुषोत्तर पर्वत है, इसका नाम भी मानुषोत्तर इसीलिए है कि मनुष्यों की सीमा यहीं तक है। इसके आगे मनुष्यों का जन्म भी नहीं होता और मनुष्य जा भी नहीं सकते। कोई भी हो, तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, बड़े से बड़ा कोई भी महारथी हो, वो इस मानुषोत्तर पर्वत को आगे क्रॉस करके नहीं जा सकता है। तो इस तरह से ये है 2.5 द्वीप। तो ये 2.5 द्वीप के अब आगे, पुष्करवर द्वीप का आधा डिवाइजन कैसे पता है? पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच ऐसे ही गोलाकार रूप में एक पर्वत है, उसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। इसी तरह से चूड़ी के आकार का ही, जैसे चूड़ी के आकार का द्वीप है, वैसे ही चूड़ी के आकार का ये पर्वत है। इस पर्वत का नाम है मानुषोत्तर पर्वत। आप लोग नोट कर लीजिए, हम बाद में जब अपनी रचनाएं हो जाएंगी तो हम ऐसे छांटेंगे कि कौन से पर्वत चूड़ी के आकार के हैं, कौन से पर्वत लंबे हैं, कौन से पर्वत आड़े हैं। ऐसा हम सब उसमें हमको छांटना पड़ेगा। तो अभी आप एक एक बात ध्यान से सुनिए, नोट करना हो नोट करिए। तो ये जो पर्वत है मानुषोत्तर पर्वत, ये चूड़ी के आकार का है। जैसा ये द्वीप चूड़ी के आकार का गोलाकार है, ऐसे ही चूड़ी के आकार का गोलाकार ये मानुषोत्तर पर्वत है। इस मानुषोत्तर पर्वत के कारण ये पुष्कर द्वीप दो भागों में बट गया। तो इस तरह से ये 2.5 द्वीप का एरिया होता है, यहाँ तक ये मनुष्य क्षेत्र होता है। तो ये 2.5 द्वीप के अंदर के जो समुद्र हैं, 2 समुद्र 2.5 द्वीप के अंदर आ गए, एक लवण समुद्र और एक कालोदरी समुद्र। 2 समुद्र आ गए हैं 2.5 द्वीप के अंदर, एक तो लवण समुद्र और एक कालोदरी समुद्र। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जम्बू द्वीप के बाद में था लवण समुद्र और धात्की खंड के बाद में था कालोदरी समुद्र। ये 2 समुद्र इस 2.5 द्वीप के अंदर हैं। इन 2 समुद्रों में तो जलचर जीव रहते हैं। जलचर जीव का मतलब है पानी में रहने वाले, मछलियां, मगरमच्छ और जो भी समझ लीजिए पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो इन 2 समुद्रों में पाए जाते हैं। इसके बाहर के 2.5 द्वीप के बाहर के जितने भी समुद्र हैं, स्वयंभू रमण द्वीप से पहले तक, लास्ट वाले द्वीप से पहले तक और 2.5 द्वीप से आगे, यानी 2.5 द्वीप से आगे बढ़े और जो लास्ट वाला अपना वो आएगा द्वीप, उससे पहले तक, उससे अंदर अंदर तक, बीच में जितने भी समुद्र हैं, असंख्यात समुद्र बीच में हैं, उन असंख्यात समुद्रों में किसी भी प्रकार के जलचर जीव, मछलियां, मगरमच्छ, केकड़े और जो भी होते हैं, क्रोकोडाइल और सब चीज, वो कोई भी उनमें वो जीव, पानी वाले जलचर जीव उनमें नहीं होते। ये जो लाइन अभी हमने यहाँ पढ़ी थी कि 5वें क्षीर समुद्र, क्षीर सागर का जल निर्जंतुक एवं दूध के समान सफेद और निर्मल होता है, उसके लिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। अभी ये 2.5 द्वीप के बाहर का है क्षीर समुद्र, कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का है। तो वो 2.5 द्वीप के आगे का है।
इसलिए उसमें किसी भी तरह के कोई ये जलचर जीव वगैरह नहीं होते हैं, वो बिल्कुल निर्जंतुक होता है। त्रस जीव भी उसमें नहीं होते। देखिए हमारे यहाँ जो पानी होता है, हम जो पानी पीते हैं और हम पानी छान कर पीते हैं, तो हमने जो पानी छाना है वो पानी छानने से उसमें पानी में जो कोई त्रस जीव होते हैं, त्रस का मतलब है 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जो भी छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे, वो छानने से वो त्रस जीव उसमें से निकलते हैं। और वो भी कब कि बराबर प्रॉपर अच्छा दोहरा मोटा छन्ना हो, जो छन्ना ऐसा कुछ भी नहीं कि पतला सा छिनछिना कोई रजाई का खोला जैसा कपड़ा ले लिया, रजाई के कवर जैसा, और उसको सिंगल लगा दिया, उससे नहीं निकलेंगे। अच्छा जो पानी छानने का मोटा नातना होता है और उसको डबल करते हैं और उससे छानते हैं, तो उसमें से केवल त्रस जीव निकलते हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो पानी है उसमें पानी में त्रस जीव भी होते हैं, और उसके बाद जब हम उसको उबाल कर उसकी मर्यादा 24 घंटे की मर्यादा कर लेते हैं, तब वो पानी प्रासुक हो जाता है, फिर उसमें से जल का एक जीव भी नहीं रहती। तो ये जो क्षीर समुद्र का जल है, अब इस क्षीर समुद्र के जल से भगवान का अभिषेक होता है। तो इतने बड़े बड़े कलश, वो इतने बड़े बड़े कलश होते हैं कि एक कलश यहाँ जयपुर में डाल दिया जाए तो पूरे जयपुर में बाढ़ आ जाए, इतना बड़ा वो कलश होता है। अब उससे भगवान का अभिषेक हो रहा है, वो क्षीर समुद्र से पानी आ रहा है, तो वो अनछने पानी से ही भगवान का अभिषेक कर देते हैं, वो पानी को छानते भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि उसको छानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो जल है वो बिल्कुल निर्जंतुक है, वहाँ किसी भी प्रकार के उसमें त्रस अधिक जीव नहीं पाए जाते हैं, वो निर्जंतुक जल होता है, इसलिए वहाँ छानने वाली कोई बात उसमें नहीं होती है। हमारे यहाँ जो पानी होता है, ये पानी में हाँ चित्रा आंटी समझ में नहीं आया, आज थोड़ा मेरा नेट स्लो है, मुझे आप लोगों की आवाज ज्यादा समझ में नहीं आ रही, फिर से बोलिए। अपन ने बताया ना लवण समुद्र, कालोदरी समुद्र, इनमें तो जलचर पाए जाते हैं। हाँ, पुष्करवण द्वीप में भी पाए जाते हैं क्या? देखिए पुष्करवण समुद्र में नहीं पाए जाएंगे, मानुषोत्तर पर्वत के बाहर आएगा ना पुष्करवण समुद्र, पुष्करवण समुद्र पुष्करवण द्वीप के चारों तरफ आएगा। हाँ, तो मानुषोत्तर पर्वत से आगे अब जितने भी समुद्र हैं उनमें जलचर जीव नहीं पाए जाएंगे, यानी पुष्करवण समुद्र में भी नहीं पाए जाएंगे। तो पुष्करवण स्वयंभू रमण समुद्र में पाए जाते हैं, स्वयंभू रमण समुद्र में जलचर जीव पाए जाते हैं, इसलिए हमने स्वयंभू रमण समुद्र को अलग छोड़ा। पुष्करवण समुद्र से लेकर और स्वयंभू रमण द्वीप से पहले तक जो समुद्र आ रहे हैं, स्वयंभू रमण समुद्र से पहले तक जो समुद्र आ रहे हैं, उनमें जलचर जीव नहीं पाए जाते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र, हाँ बोलिए आशा आंटी बोलिए। ये द्वीपों में भी कुछ नहीं है वो द्वीपों में भी है, वो बात हम करेंगे। एक्चुअल में अभी यहाँ ये क्षीर समुद्र की बात आ गई थी, इसलिए मैंने वो आपको बात बता दी। द्वीपों में भी है, वो थोड़े बात हम करेंगे आगे, वहाँ क्या रचना है, पूरी रचना, पूरे एंड तक की रचनाएं हम समझेंगे, पूरे स्वयंभू रमण समुद्र तक की यात्रा हम करेंगे। और 458 अकृत्रिम चैत्यालय मध्यलोक में है, उनकी भी वंदना हम करेंगे। और उसके बाद में हम अधोलोक में जो हम जिनालय छोड़ के आए हैं उनकी भी वंदना हम 4थे अध्याय में करेंगे। तो सारे अकृत्रिम चैत्यालयों को भी बराबर वहां तक पहुंचेंगे, धीरे धीरे क्रम से हम चलेंगे। देखिए आगे, 5वें समुद्र क्षीर सागर का जल निर्जंतुक एवं दूध के समान सफेद और निर्मल होता है। तीर्थंकरों का जन्माभिषेक उसी निर्जंतुक पवित्र जल से किया जाता है। अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन के विस्तार वाला महामत्स्य होता है, जिसके कान में तंदुल के आकार का एक मत्स्य होता है, जो उसके कान का मैल खाकर जिंदा रहता है। ये बात हमने अभी शायद जब अधोलोक का चर्चा कर रहे थे तब भी हमने देखी थी, पढ़ लेते हैं इसको फास्ट। उक्त तंदुल मत्स्य का उदाहरण शास्त्रों में परिणामों की मलिनता के लिए दिया जाता है। कहा जाता है कि वह 1000 योजन वाला महामत्स्य अपने विशाल मुख को खोले हुए समुद्र में 6 माह तक सोता रहता है। उसके मुंह में हजारों छोटी छोटी मछलियां आती जाती रहती हैं। उन्हें देखकर यह तंदुल मत्स्य सोचता है देखिए क्षीर समुद्र का ही जल क्यों लाया जाता है, क्योंकि ये जो
बीच के समुद्र हैं, जो अपने ढाई द्वीप के अंदर के समुद्र हैं, लवण समुद्र, कालोदरी समुद्र, और समझ लीजिए अंतिम जो समुद्र है, उनके जल का स्वाद अलग है। लवण समुद्र का जल है, उसका नाम है लवण। लवण समुद्र का मतलब है नमक, लवण का मतलब है नमक, तो नमक के जैसे स्वाद वाला जहाँ पानी है वो है लवण समुद्र। और जो कालोदधी समुद्र है और जो स्वयंभू रमण समुद्र है, उनके पानी का स्वाद जैसा नॉर्मल पानी होता है, पानी के जैसा स्वाद है। इसके अलावा अब जो जितने भी समुद्र हैं, उन समुद्रों के जल का स्वाद भी, देखिए जल का स्वाद बता रहे हैं, उनके पानी का स्वाद जैसा उनका नाम है उसी टाइप का। जो ये बीच में कुछ आ रहे हैं, जैसे कि वारुणीवर, वारुणी का अर्थ होता है शराब, चौथा जो था, चौथे का नाम था वारुणीवर, तो वो शराब के समान स्वाद वाला पानी है, इसलिए उस पानी से अभिषेक करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और शीरवर है, ये दूध के समान सफेद निर्मल, तो भगवान के लिए जो अभिषेक का जल लाया जा रहा है वो कुछ उत्कृष्ट हो, इसलिए वहां का लाया जाता है। अभी हम बात करेंगे सारे समुद्रों के जल का स्वाद भी किस प्रकार का है, उसकी भी बात हम देखेंगे। आवाज कहाँ से आ रही है? तो यहाँ अभी हम ये जो पढ़ रहे थे इसको देखते हैं पूरा। उसके मुख में छोटी छोटी हजारों मछलियां आती जाती रहती है। उन्हें देखकर यह तंदुल मत्स्य सोचता है कि यदि ये मछलियां मेरे मुख में आती तो मैं एक को भी नहीं छोड़ता, सभी को निगल जाता। पर यह मूर्ख अपने मुंह में आई मछलियों को भी वापस चला जाने देता है। अपने इन दुष्ट परिणामों के कारण एक भी जीव का घात नहीं कर पाने पर भी वह तंदुल मत्स्य मरकर नरक में जाता है। ये तो वो यहाँ स्वयंभू रमण समुद्र में वो महामत्स्य होता है, उसके कारण ये बात यहाँ बताई है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि जब द्वीप समुद्र असंख्यात हैं तो आपने मात्र 13 द्वीपों के ही नाम क्यों गिनाए? उत्तर, असंख्यात नाम तो गिने नहीं जा सकते, उनके नाम भी आगम में प्राप्त नहीं होते। हम कैसे गिनाते? मात्र 16 द्वीप समुद्रों के नाम ही आगम में प्राप्त होते हैं। यहाँ 13 तक के गिनाए हैं, परंतु तिलोकसार, तिलोपरिणति आदि ग्रंथों में 16 शुरू के और 16 लास्ट के, ऐसे 32 द्वीप समुद्रों के नाम मिलते हैं, उसके अलावा नाम नहीं मिलते हैं। दूसरी बात यह भी तो है कि यदि आगम में प्राप्त भी होते तो हम गिना भी देते तो क्या आप उन्हें याद रखते, ध्यान से पढ़ते? 13 नामों में ही लोगों को कंटाला छूटने लगता है। अभी हम पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि क्यों पढ़ रहे हैं, उसी में ऐसे लगती है। सबके नाम गिनाए, ये जितने नरकों के बिल थे ना, ये इंद्रक बिलों के, और सबके नाम वहां शास्त्रों में गिनाए, एक एक के नाम बताए, पटलों के, बिलों के, सबके, तो उसी में हमको आफत लगती है। और फिर 13 नाम भी कौन याद रखता है, किस किस को याद है? अभी हम इकट्ठे कहते हैं कि सबको 13 नाम याद करने हैं, तो ऐसे लगेगा कि अरे 13 नाम, इसलिए वो करते भी क्या बता के। यदि ऐसी बात है तो फिर आपने 13 का ही आंकड़ा क्यों चुना? 10 ही गिनाते या 16 गिना देते। तुम ठीक कहते हो, पर बात यह है कि 13वें द्वीप तक अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनके नाम न केवल आगम में अपितु पूजन विधान में भी आते रहते हैं, इसलिए हमने यहाँ 13 द्वीप समुद्रों के नाम गिनाए हैं। पूजन आदि विधानों में भी ये नाम आते रहते हैं। फिर अंतिम द्वीप समुद्र का नाम क्यों गिनाया? एक तो उसमें रहने वाले तंदुल मत्स्य की चर्चा अभीष्ट थी, दूसरे कहते हैं कि अंतिम समुद्र में असंख्यात तिर्यंश पंचम गुणस्थानवर्ती विद्यमान हैं, उनकी उपेक्षा भी हमसे नहीं हुई। अंतिम समुद्र में भी क्या है, हम वापस उसको देखेंगे जब हम कर्म भूमि भोग भूमि की चर्चा करेंगे, तभी अंतिम समुद्र की बात वापस करेंगे। और बीच वाले जो द्वीपों में क्या है वो भी वो भोग भूमि की चर्चा के समय आएगा, वहां पर भोग भूमियां होती है बीच वाले द्वीप और समुद्रों में, वो चर्चा भी हम वापस लेंगे। अभी हम केवल एकदम सामान्य सा हम देख रहे हैं, फिर वापस से इन्हीं चीजों की डिटेल में हम वापस से जाएंगे। अभी देखिए थोड़ा सा वापस से पीछे आइए आप 149 पेज पे। ये जो समुद्र हैं, इसके आगे अब जो सूत्र है वो सूत्र से अब हम कल से जम्बूद्वीप की चर्चा शुरू करेंगे, जम्बूद्वीप की रचना। अभी ये थोड़ी सी बात 149 पेज पे जो हमने समुद्रों के नाम पढ़े थे,
पहला है लवण समुद्र। उस लवण समुद्र के पानी का स्वाद है नमक के समान। हमारे यहाँ जो पानी ज्यादातर समुद्रों में समझ लीजिए हम पानी देखते हैं तो खारा आता है, क्योंकि ये जो समुद्र है हमारे चारों तरफ वो है लवण समुद्र। इसके बाद में धातकी खंड के चारों ओर जो समुद्र है कालोदधी समुद्र, उसके पानी का स्वाद वो सामान्य नॉर्मल पानी का ज्यादा स्वाद होता है, वैसा वो स्वाद है। पुष्करवट समुद्र के पानी का स्वाद वो शहद और पानी मिला हुआ हो, इस तरह का कुछ उस पानी का स्वाद है, शहद मिले हुए पानी के जैसे उसका स्वाद पुष्करवट समुद्र के पानी का स्वाद है। फिर चौथे नंबर का है वारुणीवर। वारुणीवर समुद्र के पानी का स्वाद है शराब के समान। शराब नहीं है, ऐसा नहीं शराब का समुद्र है, पर उसका स्वाद ऐसा है जैसे हस्तिनापुर जाते हैं हम लोग, तो हस्तिनापुर में वहाँ गन्ने बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहाँ हैंड पंप से भी पानी निकाल के पियो तो ऐसे गन्ने के रस का टेस्ट आता है उसमें थोड़ा थोड़ा। कभी किसी ने फील किया हो पता नहीं, मैंने तो फील किया है। वहाँ हैंड पंप से पानी लिया एक बार, तो पानी पिया तो ऐसा लग रहा था गन्ने का रस पी रहे हैं, मतलब पूरा रस नहीं लेकिन वो उसका थोड़ा टेस्ट आता है, तो वो पानी का स्वाद ऐसा है। फिर है पांचवा क्षीरवर समुद्र। तो क्षीरवर समुद्र वो उसका स्वाद दूध के समान है तो पानी, लेकिन उस पानी का स्वाद दूध के समान, क्षीर बोलते हैं दूध को, तो दूध के समान वो उसका स्वाद है। फिर अगला है घृतवर समुद्र। घृत कहते हैं घी को, तो वो जो समुद्र है उस समुद्र के पानी का स्वाद घी के स्वाद के समान। घी का समुद्र नहीं है, कोई सोचे घी का समुद्र भरा है उठा उठा के घी लिया है, तो पहली बात तो जा नहीं सकते हैं, छठे नंबर का है, हम 2.5 दीप से आगे जा नहीं सकते हैं। और एक्चुअल में वो घी नहीं है तो पानी ही, लेकिन उसके पानी का स्वाद घी के समान है। यानी आगे आगे अभी ये 2-3 जो समुद्र हैं इनका स्वाद उसी समान है। फिर है इक्षुवर, 7वें नंबर का है इक्षुवर समुद्र। इक्षु बोलते हैं गन्ने को, तो ये जो 7वें नंबर वाला समुद्र है इसके पानी का स्वाद वो गन्ने के रस के जैसा है। इक्षुवर समुद्र का पानी का स्वाद गन्ने के रस के समान है। और इसके अलावा आगे के अब जितने भी समुद्र हैं, 7वें समुद्र से इक्षुवर समुद्र से लेकर और स्वयंभू रमण समुद्र से पहले तक जितने भी असंख्यात समुद्र हैं, सारे ही समुद्रों के पानी का स्वाद वो गन्ने के रस के समान, इक्षु रस के समान उनका सबके पानी का स्वाद है। और जो स्वयंभू रमण समुद्र है उस स्वयंभू रमण समुद्र के पानी का स्वाद वो सामान्य जैसा नॉर्मल पानी होता है, नॉर्मल पानी के जैसा उसके पानी का स्वाद है। तो लवण समुद्र का नमक के समान है, कालोदधी का और स्वयंभू रमण समुद्र का, इन दो का है नॉर्मल पानी के जैसा स्वाद। और तीसरा जो पुष्करवर समुद्र था उसका शहद मिला हुआ जैसा पानी वैसा है। बाकी जो 3-4 आगे के समुद्र हैं तो जैसा नाम है वैसा ही उनके पानी का स्वाद है। वारुणीवर का शराब के समान, क्षीरवर का दूध के समान और घृतवर का घी के समान। इसके बाद में जितने भी हैं, अब नंदीश्वर द्वीप के बाद में जो नंदीश्वर समुद्र है उसके पानी का स्वाद कैसा होगा कि उसके पानी का स्वाद इक्षु रस के समान। उसके आगे समझ लीजिए कुंडलवर द्वीप है, कुंडलवर द्वीप के बाहर जो कुंडलवर समुद्र है उसके पानी का स्वाद वो भी इक्षु रस गन्ने के रस के जैसा। सारे ही जितने भी समुद्र हैं सभी समुद्रों का स्वाद गन्ने के रस के स्वाद के समान है। इस तरह से ये हमने थोड़ा बहुत सामान्य स्वरूप समझा है। कल से हम जम्बू द्वीप की रचना, जम्बू द्वीप में किस तरह की रचना है वो जम्बू द्वीप की रचना कल से शुरू करेंगे। अभी अब आप लोग मुझे सूत्र बोल के बताएंगे। एक तो कल जो हमने बोले थे मैं एक बार बुलवा देती हूँ वापस से, 7, 8 और 9 नंबर का सूत्र। दीदी वो संडे की क्लास का बता दीजिए। हाँ देखिए ये ऐसा कह रहे हैं ज्योति जी हमारे, इनका है कि संडे के दिन दोपहर में या शाम को जब भी अनुकूलता हो तो जो 10 लक्षण की पूजन है उसका अर्थ समझाया जाए। तो आप लोग अगर तैयार हों तो कुछ लोग अपना हाथ बता दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने चाहिए आपको?
कितने चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम की अनुकूलता आप लोग बताएंगे, दोपहर का टाइम ही ठीक है या शाम रात को रखें? पहले आप यही कही दोपहर का ही ठीक है। दोपहर का 1 बजे का सही है। नहीं यही टाइम ठीक है। 2 से 4 के बीच में कभी भी। ठीक है, ठीक है, 3 से 4 वाला टाइम ठीक है। 3 से 4 वाला टाइम ठीक है। फिर 3 से 4 ही रख लेंगे। कल संडे है तो कल 3 से 4 वो पूजन का अर्थ अपन यहाँ 10 लक्षण की पूजन का अर्थ देख लेंगे। हाँ कल सैटरडे, सॉरी परसों संडे है, परसों हाँ अभी गोधा जी ना 16 का हाँ 15 मिनट का शाम रात में समझा रहे हैं। हाँ, वो भी आप लोग जरूर सुनिएगा। संजीव जी गोधा के बहुत अच्छा है। रात को 9 बजे से लेके 9:20 सवा 9 तक करीब 16 कारण का अर्थ वो समझा रहे हैं। अभी 2 प्रवचन उनके हुए हैं और आप YouTube पे उनके चैनल पे बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत ही अच्छा है। उस पे आप लोग सर्च करेंगे तो पुराने भी आप लोग सुन लीजिएगा और आज से बराबर जिन्होंने नहीं सुने हो अब तक तो आज से बराबर सुने। शाम को रात को 9 बजे से लेके सवा 9 9:20 तक वो 15-20 मिनट बताते हैं 16 कारण का अर्थ, वो भी जरूर सुने आप लोग। अभी चल रहा है, ओकेजन है, माहौल है तो जरूर हमको समझ लेना चाहिए। और उस समय नहीं सुन सके तो रिकॉर्डिंग सब रहती है यूट्यूब पे, आगे पीछे बाद में कभी भी सुन लें, जैसा भी है। अभी एक मिनट रुकिए, मुझे आपका भी ऐसे ही रखिएगा कि पहले आप पढ़ाइए बाद में फिर सबका सुनने का रखिएगा तो लंबी क्लास चल सकती, नहीं तो बहुत हाँ हो जाती क्लास। हाँ, मैंने यही इसीलिए कल से सोचा है कि अपन इस लास्ट में करेंगे सूत्र वाला प्रकार। मैं शुरू में इसलिए कर लेती थी, कुछ लोग ज्वाइन होते रहते हैं तो इसलिए शुरू में कर लेती थी, लेकिन लास्ट में ही करेंगे। हाँ बोलिए शशि जी, आप क्या कह रहे हैं? बोली थी अभी 16 कारण चल रहा है तो उसी पे आप कुछ रखती। वो संजीव जी कर ही रहे हैं ना तो वही सुन लीजिए, एक ही बात है। आप भी कुछ सबका अपना अपना होता है क्या? पर अब वो ये 3 विषय तो अभी चल ही रहे हैं, उसके अलावा फिर मुझे भी बहुत बॉदरेशन हो जाता है अलग से थोड़ा। तो 16 कारण की पूजन के आधार पर ही, वो जयमाला के आधार पर ही अर्थ बता रहे हैं, वो सेम सा ही होता है, कुछ ज्यादा और बहुत ज्यादा डिटेल करने का फिर अब टाइम भी नहीं रहता, इसलिए ठीक है। इसमें भी आएगा तब खास में भी आएगा। हाँ इसमें आएगा, अभी टाइम लगेगा वो आने में, इसमें भी आएगा तब हम डिटेल में चलाएंगे। चलिए अभी मैं सूत्र बुलवा रही हूँ, एक बार आप लोग रिपीट करिएगा। हाँ म्यूट रह के ही आप लोग रिपीट करिए, केवल एक व्यक्ति कोई अनम्यूट होकर, मैं नाम बता देती हूँ वरना फिर सभी अनम्यूट हो जाते हैं। प्रीति जी का ले लीजिए, उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हाँ हाँ प्रीति आप ही रिपीट कर लीजिएगा, है ना प्रीति? प्रीति हो? देखो तुम्हें दिक्कत हो तो फिर और किसी को बोलती हूँ, तुम रहने दो। चित्रा आंटी आप बोलिएगा। ठीक है। जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। द्विर्द्विर्विष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। हाँ चलिए अब कौन बोल रहे हैं? हाँ अनीता जी बोलिए। जम्बू द्वीप लवणोदादयः